हेलो गाइस, माई सेल्फ वन्ना शर्मा एंड वेलकम ऑन माई चैनल नेट केमिस्ट्री हब। आज हम डिस्कस करें ग्रुप थ्योरी। ये बेसिकली एमएससी प्री केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट में हम इसको डिस्कस करते हैं और इसको कंप्लीट पढ़ते हैं वहाँ पर सिलेबस में। तो हम यहाँ पर भी इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे और ये गेट और नेट के सिलेबस में भी रहता है, जैसे कि बेसिकली आपको पता होगा। जब भी आप इसकी प्रिपरेशन करो तो इसको अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर हम बेसिक टू हाई लेवल स्टडी करेंगे। हम पॉइंट ग्रुप और जो भी सिलेबस में रिक्वायर्ड है वो सारे यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो डोंट वरी, आप तैयारी कर रहे हो तो आप बिलीव रखें यहाँ पर और कंटिन्यू बने रहे, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी में सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम सिमेट्री। तो इसको हम समझते हैं कि सिमेट्री होती क्या है। तो सिमेट्री बेसिकली क्या है? तो सिमेट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरे पास ये है, ये आपको दिख रहा होगा कैमरे में। तो यहाँ से मैं इसको कट करती हूँ, तो यहाँ से कट करने से आपको क्या दिख रहा है? जो पार्ट आपको इधर शो हो रहा है वही आपको इधर शो हो रहा है। इट मीन्स ये क्या है? एक सिमेट्रिकल है, ठीक है। समझ में आया होगा। अब हम इसको बेसिकली मॉलिक्यूल के बेस पर देखते हैं। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या करते हैं? यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको कट करेंगे। कट करने से क्या होगा? जो एटम आपको इधर दिख रहा है वही आपको इधर दिखेगा। इट मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या है? एक सिमेट्रिकल है, ठीक है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर मान लीजिए मैंने इस H को रिप्लेस कर दिया A से, किसी भी एक एटम से रिप्लेस कर दिया है। मान लीजिए मैंने A ले लिया यहाँ पर और A को इधर रखा। तो मैं अब इसको कट करूँगी तो ये क्या है? अब सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब A है और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूल जो भी लेते हैं वो सिमेट्रिकल भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ग्रुप थ्योरी में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पर तो अभी हम क्या कर रहे हैं? केवल सिमेट्री पर डील कर रहे हैं। वहाँ पर हम सिमेट्री, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री करेंगे, यानी कि वहाँ पर सिमेट्री को हम मैथमेटिकली डील करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रुप थ्योरी, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन है। तो अब जो भी सिमेट्री हम समझने वाले हैं, पहले तो हम बेसिक लेके चलेंगे कि सिमेट्री एक्चुअल होती क्या है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के बेसिस पर कि सिमेट्री को हम मैथमेटिकली कैसे अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिमेट्री को, कंटिन्यू करते हैं इसको। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लो ये एग्ज़ाम्पल अल्फ़ाबेट से ले लेते हैं। ए एप्पल, तो ये हो गया अल्फ़ाबेट A, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको कट करते हैं। कट करने से क्या होगा? आपको जो पार्ट इधर दिख रहा है वही इसके इस पार्ट में दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये तो क्या हुआ? अब सिमेट्रिकल, ये हुआ सिमेट्रिकल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ये। तो अब क्या करोगे? आपको एक कट लगाना है यहाँ पर जो कि इसको सिमेट्रिकली बनाए, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से कट करोगे तभी तो आपको ये पार्ट जो ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ दिख रहा है वही आपको बॉटम की तरफ दिखेगा। इट मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या हुआ? सिमेट्रिकल हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये भी ले लो, ये है। तो आप इसको भी सिमेट्रिकली कट करो तो ये क्या होगा? इसे कट करोगे तो इट मीन्स ये जो पार्ट आपको टॉप की तरफ दिख रहा है वही आपको बॉटम की तरफ दिख रहा है। इट मीन्स ये भी क्या हुआ? सिमेट्रिकल। तो ये होती है सिमेट्रिकल। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं, लास्ट। ये होता है पेंटागन। तो इसमें भी आप ऐसा कट लगाओ कि आपको ये क्या दिखे? सिमेट्रिकल दिखे। तो अब आपने यहाँ से इसको कट किया है तो ये जो पार्ट ये दिख रहा है वही आपको इधर दिख रहा है। ये भी नीचे वाला इधर दिख रहा है तो ये भी आपको इधर दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? एक सिमेट्रिकल है। अगर यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आ जाए, जैसे यहाँ मान लीजिए ये ए लिया मैंने, रिप्लेस किया इस एटम को, कार्बन है ना ये, तो कार्बन को रिप्लेस कर दिया मैंने किसी भी एक एनी एटम से, ए से। तो रिप्लेस करने से क्या हुआ? अब आप यहाँ से इसको कट कर रहे हो तो ये अब सिमेट्रिकल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक डिफरेंट एटम है, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल ही ले लो।
आपने इसको कट किया है तो आपको जो पार्ट इधर दिख रहा है वही आपको इधर दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, सिमेट्रिकल। समझ रहे हो, सिमेट्रिकल का मतलब इतना ही है कि आपने जो भी कट किया है वो आपको सेम दूसरी तरफ भी वैसा ही दिखे जो उसके उस अपोजिट साइड में, ठीक है। तो वो होता है सिमेट्रिकली। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ये मीन्स होता है यहाँ पर। तो अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप थ्योरी के बेसिस पर। अब सबसे पहले आपको क्या समझना है, तो सबसे पहले आपको समझना है ओरिएंटेशन। और इसको ओरिएंटेशन को डिफरेंट नेम से, अलग नेम से क्या समझते हैं, जैसे आप उसमें पढ़ोगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में, स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम इसको, जिसमें हम ओरिएंटेशन को कन्फर्मेशन कहते हैं। तो वह यही है। तो यहाँ पर आपको दो टर्म देखने को मिलेगी, एक तो इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन और एक आइडेंटिकल। तो ओरिएंटेशन में ये जो दो टर्म है वो आपको पहले एकदम अच्छे से समझनी है। तो इसको समझने के लिए हम मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। बेसिकली आपको अगर याद ना रहे तो एक याद रखने का तरीका बना सकते हैं। जैसे आप किसी पार्टी में गए हो और पार्टी में आपने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक की तो आपने फ़ोटो क्लिक करते हुए आपने अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से फ़ोटोज़ पोज किए। यानी कभी पोज राइट एंगल में कर लिया होगा, कभी लेफ़्ट साइड में, कभी ऊपर या नीचे, जैसे भी है आपका जो भी एंगल आपको अच्छा लगता हो, तो वैसे वैसे आपने पोज किए। तो पोज क्या है, वो इक्विवेलेंट है कंडीशंस, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन है आपकी। और एक कंडीशन थी जो आपकी आइडेंटिकल थी। इट मीन्स आपने क्या किया कि आपने पोज डिफरेंट दिए, डिफरेंट एंगल से दिए, कभी लेफ़्ट साइड में किया, कभी राइट साइड में किया। तो आपने अपना एंगल चेंज किया, लेकिन पर्सन तो वही हो ना, तो वो तो आपकी आइडेंटिकल हुई। और आपने जो पोज किए हैं वो आपकी इक्विवेलेंट हो गई, ठीक है, समझ में आया होगा। अब यही हम क्या करेंगे, इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल देखेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल लिया वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, मैंने यहाँ पर कन्वीनियंट के लिए 1 और 2 नोटेट किया है, ठीक है। तो ये केवल कन्वीनियंट के लिए, बाकी ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रोटेशन किया। रोटेशन करने से क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ से रोटेशन किया तो रोटेशन से H1 की जगह H2 आ गया, जैसे कि यहाँ पर है H2, और H2 की जगह आ जाएगा H1। अब ये मैंने ये लाइन कैसे दिखाई है ये वाली, तो एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल ऐसे था, पहले फ्रंट में था। जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया तो रोटेट करते हुए इसकी जो बैक साइड वाली फेस थी वो फ्रंट साइड में आ जाती है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से शो किया, ठीक है मॉलिक्यूल वही, लेकिन हुआ क्या है, केवल जो फेस थी वो चेंज हुई है, इसलिए मैंने इससे दिखाया है। और फिर मैं इसको फर्दर रोटेट करूँगी। रोटेट क्यों किया, क्योंकि मुझे यही मॉलिक्यूल वापस चाहिए। तो यहाँ पर ये तो हुए इसके पोज, ये एक पोज बना है, जैसे हमने फ़ोटो की बात की थी। तो ये तो हुई इसकी इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, और यहाँ से यहाँ तक की हुई इसकी आइडेंटिकल। क्यों आइडेंटिकल कैसे कह रहे हैं, कि जो मॉलिक्यूल आपके पास प्री में था वही आपके फाइनल में आया है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट में भी H1 लेफ़्ट साइड में ही है और H2 राइट साइड में, ठीक है। तो ये हुई बात इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन की और आइडेंटिकल की। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में बात करेंगे हम सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशन। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं एक्सिस को। तो इनसे पहले हम एक्सिस को समझते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ हमें याद रखनी होती है, वो समझनी है, वो 90 डिग्री और 180 है। कि मॉलिक्यूल में या किसी भी सिस्टम में हमें जो सिस्टम मिला है उसमें हम 90 डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और 180 को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे। तो 90 डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब को मैंने यहाँ पर कैप पहनाई है रेड कलर की डार्क, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करूँगी। अब मैं आइडेंटिफाई क्या कर रही हूँ, 90 डिग्री का एंगल। तो मैं 90 डिग्री को आइडेंटिफाई कर रही हूँ मॉलिक्यूल के अंदर। तो मैंने इसको रोटेट किया, तो ये पहले तो क्या था, वर्टिकल था। जैसे मैंने इसको रोटेट किया तो ये बन गया हॉरिजॉन्टल। इट मीन्स 90 डिग्री को कैसे पहचानोगे आप मॉलिक्यूल के अंदर, जब वर्टिकल क्या बन जाए, हॉरिजॉन्टल। याद रखना, वर्टिकल क्या बन जाए, हॉरिजॉन्टल। तो ये होगा 90 डिग्री एंगल इन द मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट देखते हैं 180।
तो 180 को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जैसे ये है कैप पहनाई है इस बार ब्लैक कलर की, तो ये जो 180 रोटेट करोगे तो जो टॉप में है हेड वो कहाँ चला जाएगा, बॉटम में। और ऐसे ही 180 को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये तो हुआ टॉप और बॉटम की बात। अगर हम बात करें लेफ़्ट और राइट तो ये हुआ एच ए, नोटेशन समझने के लिए केवल एच ए, और ये लगा दिया एच बी। तो जैसे ही हमने इसमें क्या लगाएं 180 से इसे रोटेट करें तो 180 यहाँ से लगाएंगे, तो 180 यहाँ से, ये अब क्या है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, तभी हम 180 से इसको रोटेट करेंगे तो एटम की जगह एटम आएगा, इसलिए यहाँ पर 180 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 180 में क्या हुआ, जो लेफ़्ट साइड में है एच ए ये लेफ़्ट साइड हुआ और ये राइट साइड हुई। तो जो लेफ़्ट साइड है वो तो क्या बन जाएगी रोटेशन से, मैं यहाँ राइट करती हूँ, तो ये हुई, ये तो है लेफ़्ट साइड और ये है राइट साइड। तो जैसे इसको 180 से रोटेट करेंगे तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो तो इधर आ जाएगी, तो लेफ़्ट वाली तो इधर आ जाएगी, ये लिख लेते हैं एच ए और एच बी। तो ये तो आ जाएगा एच ए इधर और ये एच बी लेफ़्ट साइड में चला जाएगा। इट मीन्स 180 को इस तरीके से भी पहचान सकते हैं, एक तो हो गया ये टॉप टू बॉटम कि टॉप बने बॉटम, या ये मान सकते हैं नेक्स्ट तरीका ये है कि लेफ़्ट बन जाए राइट और राइट बन जाए लेफ़्ट। ठीक है, तो इसको भी 180 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो पहचानी हमने एक्सिस, फिर हम फर्दर इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस। तो ये एक्सिस की बात की है यहाँ पर कि जो एक्स और जेड और वाई एक्सिस होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर, ये तो 2D है अपने पास स्लाइड तो अपनी जो 2D है और यहाँ पर हम 3D की बात करते हैं। बेसिकली मैं ये आपको एक्सप्लेन मॉडल के साथ में करूँगी, अभी बाय करने में थोड़ा डिले हुआ है, तो जब भी आएंगे तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगी फॉर एग्जाम्पल के साथ में, तो मॉलिक्यूल का मॉडल सहित हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो पहले अभी तो हम बेसिक सारा समझ लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए सबसे नीडफुल चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपकी तरफ है, ये फ्रंट की तरफ होता है, सामने की तरफ है, यानी कि ये ऐसे है, अगर ये ऐसे है, ये हुआ जेड एक्सिस ये ब्लैक वाली, और ये मेरी अंगुली है जो फिंगर, ये हुई एक्स एक्सिस और वाई हुई आपके इधर। तो ये क्या है, एक दूसरे के यहाँ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये यहाँ जो एंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर इसके बीच में, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है। ट्राइंगल तो देखा हुआ है ना, उसमें जो एंगल बनते हैं वो यही है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट है, स्टार्ट करते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। तो सिमेट्री एलिमेंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, एक तो एक्सिस, प्लेन एंड पॉइंट। तो एक्सिस, प्लेन या पॉइंट जिसमें से भी सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जो भी हम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उनको हम सिमेट्री एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि जो हम ये एक्सिस, प्लेन और पॉइंट जो भी अप्लाई करते हैं उन ऑपरेशंस को ही हम सिमेट्री एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब एक्सिस को हम सिमेट्री एलिमेंट्स के बेसिस पर देखेंगे। अब सिमेट्री को हम यहाँ पर ग्रुप थ्योरी के बेसिस पर मैथमेटिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम डिनोट करते हैं CN से, और प्लेन ऑफ सिमेट्री उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और थर्ड है इन्वर्जन सेंटर जिसको हम डिनोट करते हैं I से, और फोर्थ है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री SN से, यह है S और ये शॉर्ट में N। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ पर इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स में हम इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आपको क्या करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक इमेजिनरी एक्सिस होती है जो कि मॉलिक्यूल को दो पार्ट्स में, सेम दो पार्ट्स जो सिमेट्रिकली है उनको एक दूसरे से, मतलब ऐसे समझ लो जैसे ये है मॉलिक्यूल, इसमें से आपने क्या की एक्सिस पास की, तो मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे कि ये है, जितना आपको पार्ट इधर दिख रहा है
वही आपको इधर दिख रहा है। इट मीन्स जब भी आप एक्सिस पास कर रहे हो तो यहाँ जो लेफ़्ट साइड में आपका जो ये जो सिस्टम है वही आपका राइट साइड में भी होना चाहिए। तो वैसे ही हम मॉलिक्यूल पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? जो मॉलिक्यूल में से पास की जाती है एक इमेजिनरी एक्सिस जो कि मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करती है, सेम, ठीक है। जो एटम आपको इधर दिख रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूल के बेस पर समझते हैं, एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल का लिया है मैंने, इसमें से क्या की, एक्सिस पास की है। तो मैंने एक्सिस पास की तो एक्सिस मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, अदरवाइज आप एक्सिस पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक्सिस पास तभी करना है जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो। तो मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल नहीं हुई तो एक्सिस पास नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ एक्सिस को अब हम कंप्लीट डिफाइन करेंगे कि हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं आपको। तो जैसे एक्सिस यहाँ से पास की तो रोटेशन से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल रोटेट होकर इधर आ जाएगा। तो ये तो कन्वीनियंट के लिए है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम डिनोट करते हैं Cn से। तो यहाँ जो n है वो क्या डिफाइन कर रहा है, ऑर्डर को। अब ऑर्डर क्या है वो भी हम देखते हैं। तो फर्स्टली तो क्या है, जो n की वैल्यू है ऑर्डर, उसको हम फाइंड आउट करते हैं 360 डिवाइड बाई थीटा, यानी कि हमें n निकालने के लिए 360 से, तो थीटा निकालने के लिए यहाँ 360 से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल में है, इस मॉलिक्यूल को मैं अगर 180 से रोटेट करूँ, ये मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब 180 से रोटेट करेंगे तो यहाँ से मैंने इसको 180 से रोटेट किया, 180 से मतलब अब आप रोटेट कर रहे हो तो ये अगर आपका मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ देखो, इसमें ही देखो, ये H1 है और ये H2 है। आपने इसको 180 से रोटेट किया तो ये H1 क्या करेगा, H2 क्या होगा, H1 की जगह आ जाएगा, और H1 है वो H2 की प्लेस पर आ जाएगा। इट मीन्स जैसे ही आपने रोटेट किया तो एटम की जगह एटम आया है, ठीक है, और रोटेट किस एक्सिस से किया, 180 से। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी, तो 360 डिवाइड बाई 180, इट मीन्स 2, यानी कि यहाँ n की वैल्यू कितनी आई है, 2। तो ये क्या बन जाएगा, Cn कितनी आ जाएगी, C2। तो n की वैल्यू यहाँ 2 आ गई अपने पास। तो ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी एक्सिस पास करो तो पास करने पर ये देखना है कि जो एटम जिस पोजीशन पर है वैसा ही एटम रोटेट करने पर वहीं आए, ठीक है, तभी वो सिमेट्रिकली अप्लाई होगी, अदरवाइज एक्सिस अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने ये मॉलिक्यूल लिया, वाटर जैसे ले लेते हैं, ये यहाँ पर A है और ये B है। अब आप इसको 180 से रोटेट करो, 180 डिग्री, और 180 मैंने पहचानना भी बताया आपको कि क्या हो, एक तो टॉप बॉटम वाली कंडीशन बताई थी, टॉप बन जाए बॉटम और बॉटम बन जाए टॉप, तब भी वो क्या होता है, तब भी वो 180 ही होता है, 180 डिग्री एंगल से रोटेट होता है। और लेफ़्ट बन जाए राइट या राइट बन जाए लेफ़्ट, तब भी वो 180 होता है। तो यहाँ पर भी वो लेफ़्ट राइट वाली कंडीशन ही बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको 180 से रोटेट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल है तो अब मान लीजिए आपने ये कंसिडर ही नहीं किया कि सिमेट्रिकल है या नहीं है। अब मैंने यहाँ पर आपने अप्लाई किया 180, इसको रोटेट किया 180 से, तो 180 से रोटेट किया तो ये बी वाला आइटम रोटेट करने पर क्या होगा, एक ही प्लेस पर आ जाएगा। ये रोटेट कर गया ना यहाँ से, कि यहाँ पर मान लीजिए ये है, ये पेन वाली नोक है, ये बैक वाली इसकी बैक साइड है, तो यहाँ पेन वाली नोक पर तो क्या बी है और यहाँ पर ए है। तो आपने इसको क्या किया, रोटेट किया 180 से, तो 180 रोटेट यहाँ से निकाल रहे हो एक्सिस, तो ये 180 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पेन की नोक तो पहले इधर थी राइट साइड में, अब क्या है लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ए। तो एटम तो एक्सचेंज हुए ही हैं 180 से, बट जो एटम पहले ए पोजीशन पर ए था वहाँ पर अब बी आ चुका है,
तो ये तो डिफरेंट हुआ ना इससे, तो ये अप्लाई नहीं होगी, तो ये एक्सिस आपको नहीं अप्लाई करनी है। अप्लाई तब करनी है जब दोनों एटम सेम हो, तभी वो एक्सिस अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब यहाँ पर 180 एक्सिस अप्लाई करो, तो अब दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ एटम क्या है, सेम है, तो 180 से रोटेट करोगे तो दोनों एटम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 180 प्रेजेंट है। तो ये है एक्सिस की बात। नेक्स्ट इसमें यहीं पर देखते हैं कि अब यहाँ तो मैंने एंगल का बता दिया आपको। अब एक तरीका और लेते हैं कि एंगल बार बार थोड़ी ना 180 90 डिग्री या जो भी 120 एंगल है वो लगा लगा के अप्लाई करेंगे। तो अब हम मॉलिक्यूल में कैसे पहचानेंगे? तो पहले तो यहाँ पर एक्सिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आप नोट कर लेना कि एनी, मैंने कंप्लीट तो एक्सप्लेन कर ही दिया आपको कि एक्सिस है क्या। तो एनी इमेजिनरी एक्सिस विच इज पास थ्रू द मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली एंड रोटेशन अराउंड विच गिव ए इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। तो यही क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम कब से यही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसको सिंपल सा तरीका लगाते हैं, क्योंकि ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी में ट्रिक भी होती है। ठीक है, ट्रिक ऐसी है, वो रूल ही है एक, लेकिन हमें यहाँ पर जैसे हम थीटा फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ मान लीजिए हम थीटा ये n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे 360 डिवाइड बाई थीटा। तो यहाँ थीटा से हम मॉलिक्यूल को रोटेट कर करके अप्लाई कर रहे थे कि थीटा 180 अप्लाई करके देखते हैं, कभी थीटा 90 डिग्री अप्लाई करके देखते हैं, तो हमें n की वैल्यू मिल रही थी। अब हम क्या करेंगे कि हम मॉलिक्यूल में डायरेक्ट चेक करेंगे कि n को कैसे चेक करते हैं मॉलिक्यूल में। ठीक है, डायरेक्ट देखेंगे, ये थीटा अप्लाई करके डिवाइड करके सिर्फ n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है हमें, हम सिंपल सा तरीका लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका क्या है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल ये है BF3 मॉलिक्यूल। तो BF3 में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकाल रहे हो, यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। तो यहाँ मानो आपने यहाँ से सेंटर में से, यानी आपने ये है BF3 मान लीजिए ऐसा ही है, तो यहाँ से आपने सेंटर में से इसके एक्सिस निकाली है, एक्सिस यहाँ से एक्सिस निकाली है, तो ये क्या होगा, रोटेट करेगा, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ से रोटेट करती हूँ तो ये 3 एटम क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज होंगे, मतलब इस एक्सिस के दौरान ये 3 एटम आपस में रोटेट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ C3 हो जाएगी। ये हुई एक्सिस की बात। यहाँ n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए अपन ने, तो कितने एटम एक्सिस के दौरान रोटेट कर रहे हैं वही अपनी n की वैल्यू होती है। ठीक है, एक और वे आएगा जिसमें आपको मैं और समझाऊंगी कि n की वैल्यू उस कंडीशन में कैसे निकाली जाती है। वैसे सिंपली यही होता है कि एक्सिस जो निकली है, यहाँ सेंटर से निकली है, तो उस एक्सिस के दौरान कितने एटम रोटेट हो रहे हैं, यानी इंटर आपस में पोजीशन में चेंज कर रहे हैं, वही क्या होती है, n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 3 हुई, तो यहाँ C3 हो जाएगी। ठीक है, तो और हम इसमें क्या देख सकते हैं, यहाँ C3 तो हमने देख ली कि n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई। अब मान लीजिए मैं ऐसे तो है नहीं कि मॉलिक्यूल है तो उसमें केवल एक ही एक्सिस हो, उसके अदर भी एक्सिस हो सकती है, तो वो हमें अप्लाई करके चेक करनी पड़ती है कि मॉलिक्यूल में अदर कोई एक्सिस है तो हम अप्लाई करके चेक करें। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए ये लिया, ये BF3 वापस राइट कर रही हूँ, और मैं अब इसमें से एक्सिस पास करूँगी। तो मैंने पहले तो ये एक्सिस पास की थी यहाँ से सेंटर में से, तो ये मॉलिक्यूल, ये जो A है, ये B है, ये C है। रोटेट करने पर क्या होगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा C की पोजीशन पर, और C चला जाएगा A की पोजीशन पर। तो इस तरीके से ये n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 3 एटम रोटेट ड्यूरिंग द एक्सिस। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम यहाँ पर अदर एक्सिस भी चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई अदर एक्सिस n की वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया,
यहाँ से एक्सिस पास की है मॉलिक्यूल से, तो यहाँ से पास करेंगे तो ये मान लीजिए, ये नोटेशन करने की तो कोई नीड नहीं है यहाँ पर, इसको ही ये से रहने देते हैं। तो मैंने यहाँ से एक्सिस पास की, तो इस एक्सिस के दौरान ये मान लीजिए कितने एटम हैं, ये 2 एटम है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि इसमें C2 भी प्रेजेंट है। समझ में आई कि मैंने जब एक्सिस यहाँ से पास की तो यहाँ पर ड्यूरिंग द एक्सिस रोटेशन 2 एटम रिप्लेस यहाँ रोटेट ड्यूरिंग द एक्सिस, तो 2 एटम एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, यानी एटम के प्लेस पर एटम आया है, वही एटम आया तभी ये प्रेजेंट है। तो सिमेट्रिकल होना चाहिए और एटम की जगह एटम आना चाहिए, तभी वो एक्सिस अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब हमने C3 अप्लाई की थी यहाँ पर, तो C3 तभी अप्लाई की जब यहाँ पर आप रिप्लेस कर रहे हो तो फ्लोरीन की जगह फ्लोरीन ही आ रहा है, ठीक है, और सेकंड भी फ्लोरीन। तो जैसे C3 है, C3 का मतलब क्या होता है, 120 एंगल 360 थीटा लिख लो, एन की 360 डिवाइड बाई 120, तो ये कितना एंगल हुआ, यानी कि C3, ठीक है। यहाँ पर 3 आता है डिवाइड करने पर, तो ये 120 का एंगल है यहाँ पर इन फ्लोरीन के बीच में, तो यहाँ एंगल जो है वो 120 डिग्री का ही है। बट हमें इतना एंगल वेंगल कुछ नहीं है, कुछ भी आइडिया ना हो तो इतना तरीका तो याद होना ही चाहिए ग्रुप थ्योरी में। तो ये आपको चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको समझ लेते हैं अपन। ये ले लेते हैं पहले। तो ये है PtCl4, ये 2-, इस तरीके से रहती है स्ट्रक्चर इसकी। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, इतना हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं, BSc 3rd ईयर में भी आता है ये, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और UG में भी 1st ईयर में भी हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, प्लेटिनम भी और प्लेडिनम भी। और एक होता है यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को +4, यहाँ पैलेडियम +4 करते हैं तो इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने और यहाँ पर स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो इसमें हमें क्या निकालना है, एक्सिस निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल को एक्सिस ऐसी पास करनी है जो कि सिमेट्रिकल हो। मॉलिक्यूल को जब पास करे तो एटम, जो एटम पहले था वो वहीं रहे। तो यहाँ से हमने क्या निकाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मानो यहाँ से एक्सिस निकालेंगे सेंटर में से, यानी यही है स्क्वायर प्लेनर, यही होती है स्क्वायर प्लेनर, यही ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, इस जगह पर इस पोजीशन पर भी क्लोरीन और इस पोजीशन पर क्लोरीन। आपने क्या किया है, इसको रोटेट किया है, जैसे 4 एटम है, सेंटर में से रोटेट किया है, तो ये 4 एटम का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करेंगे। तो जैसे जैसे रोटेट करेंगे 90 डिग्री से, तो हमें आइडेंटिकल तक जाना है। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, C4 प्रेजेंट है। n की वैल्यू क्या हुई, 4, क्योंकि 4 एटम रोटेट कर रहे हैं। तो चाहे n की वैल्यू यहाँ लिख लो, 360 डिवाइड बाई थीटा, तो थीटा निकालना है। तो एंगल कितना होगा, इसको इधर ले जाओ, थीटा इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 4। तो डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको अब रोटेट करोगे, तो 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगी, और ये यहाँ वाली क्लोरीन 90 डिग्री एंगल से रोटेट करोगे तो इधर आ जाएगी, और ये वाली क्लोरीन रोटेट करने पर इधर आ जाएगी। इट मीन्स आपने जैसे रोटेट किया है, C4 लगाई है आपने, C4 एक्सिस, तो एटम की प्लेस पर एटम आया है, इसलिए यहाँ पर C4 प्रेजेंट है। अब क्या करना है आपको, अब इसके फर्दर भी आपको चेक करनी है कि इसके अलावा भी कोई एक्सिस प्रेजेंट है या नहीं। अब आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्सिस के दौरान जितने एटम रोटेट कर रहे हैं वही उसकी n की वैल्यू हो जाती है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये ले लेते हैं, यहाँ मैंने
फर्दर कोई एक्सिस अप्लाई करने की ट्राई की है। तो यहाँ जैसे आप एक्सिस अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से मैंने एक्सिस पास की, आप यहाँ से भी पास कर सकते हो बट मैं कन्वीनियंट के लिए ये ले रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई की C2, यानी n की वैल्यू यहाँ क्या लिए मैंने 2। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ तो रोटेट करने पर यहाँ तो 4 एटम है, यहाँ तो 4 एटम तो C4 होनी चाहिए ना फिर फर्दर भी, तो ये तो C4 होगी। नहीं, आपको क्या करना है, अगर एटम इधर वाले से सेम है तो आपको ये वाली क्या रखनी है, यूनिट 1 माननी है, 1 यूनिट माननी होती है। तो जब भी आप यहाँ सिमेट्रिकल दिखे आपको ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से, तो आपको इसको सिंगल यूनिट मानना होता है। क्या होता है, सिंगल यूनिट मानना होता है। तो ये क्या हो जाएगी, एक 1 यूनिट है। इट मीन्स आपको क्या कंसिडर करना है, जैसे ये प्लेटिनम है तो ये A और ये A, अब लगाओ C2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक यूनिट माननी है इनको। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर C2 प्रेजेंट है। जैसे रोटेट करोगे C2 यानी 180 लगाओगे, 180 लगाने पर जो एटम Cl इधर थे वही एटम इधर प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, C2 भी प्रेजेंट हो जाएगी। तो ये हुई C2 एक्सिस की बात, ठीक है। ऐसे ही और एक्सिस जैसे C5 हो सकती है, C6 हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ जो भी इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल वो तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमोनिया। इसकी ज्योमेट्री ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो तो टेट्राइडल होती है और शेप होती है वो पिरामिडल होती है, जो मैंने ये से बनाई है। तो पिरामिडल ज्योमेट्री को पहले समझ लेते हैं, इसकी ज्योमेट्री ऐसे कैसे है। तो ये मॉलिक्यूल जो ये दिख रहा है आपको हार्ड लाइन में, वो तो है प्लेन में, यानी ये तो प्लेन में है। और ये जो आपको वेज से दिख रहा है इसको वेज कहते हैं और इसको डैश कहते हैं। तो ये जो वेज वाला है वो मॉलिक्यूल आपकी तरफ है, आपकी तरफ ही समझ लो, तो फ्रंट साइड में है। और ये जो डैश दिख रहा है वो मेरी तरफ है, मेरी तरफ यानी इस तरीके से है, मेरी साइड में। और जो वेज है वो आपकी तरफ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सिस अप्लाई करनी है। तो एक्सिस कैसे अप्लाई करोगे, इसके यहाँ से, ये तो आपकी तरफ है ना, तो यहाँ सेंटर में से निकल सकता है ना, इस तरीके से। ये होती है ज्योमेट्री पिरामिडल, यानी मैंने सेंटर में से पास की है एक्सिस को, दिख रही होगी। तो यहाँ से सेंटर में से पास हो रही है। तो ये तो आपकी तरफ है और ये बैक साइड मेरी तरफ था और ये प्लेन में है, ये वाला प्लेन में। ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ये वाला, ये है, ये वाला आपकी प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सिस हमने यहाँ से अप्लाई की। तो अप्लाई करने पे क्या होगा, ये रोटेट करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि जब एक्सिस अप्लाई की है तो 3 एटम एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। यानी कि एक जब हाइड्रोजन जो इधर है वेज की तरफ, वो प्लेन वाला इधर इसकी पोजीशन ले लेगा, यानी सिमेट्रिकल है। तो एटम की जगह एटम ही आ रहा है। इट मीन्स ये एक्सिस n बराबर 3 है, ठीक है। तो एटम की प्लेस पर एटम ही आना चाहिए जो पहले था, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ C3 हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल रह गया था, वैसे इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि ये है वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको इसमें एक्सिस चेक करनी है। तो वैसे तो मैंने एक्सप्लेन किया था 180 लगाओ, तो आप 180 अप्लाई करोगे तो एटम की प्लेस पर एटम आ जाएगा कि लेफ़्ट वाला राइट बन जाएगा और राइट वाला लेफ़्ट बन जाएगा। बट अगर हम जो अप्लाई कर रहे हैं एक्सिस को उसी वे पे देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्सिस अप्लाई की। तो एक्सिस अप्लाई की तो यहाँ पर कितने एटम है, 1, और इधर भी 1, तो 1 1 2 हो गए। तो एक्सिस रोटेट की तो 2 एटम आपस में रोटेट हो रहे हैं, वो भी सेम है, सेम होना चाहिए। रोटेट कर रहे हैं तो एटम कितने हुए, 2। ये तो अपने प्लेस पर ही है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन है, वो सेंटर में है, अपनी पोजीशन पर ही रोटेट कर रहा है। रोटेट तो ये भी कर रहा है बट अपने ही प्लेस पर कर रहा है, और ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, सिमेट्रिकल है इसलिए।
तो यहाँ से एक्सिस पास करने पर ये हाइड्रोजन इस राइट वाले पर और राइट वाला लेफ्ट वाले पोजीशन पर आ जाएगा। तो एटम हुए 2, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, इट मीन्स C2, क्योंकि हम Cn लिख रहे हैं तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, तो यहाँ पर C2 लिख देंगे। तो ये हुई वाटर मॉलिक्यूल की बात। अब बात करते हैं एक्सिस में। एक्सिस में क्या होती है, एक तो होती है प्रिंसिपल एक्सिस और एक होती है सब्सिडरी एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो होती है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम से पास हो, हाईएस्ट एटम टू पास्ट। और ये है सब्सिडरी एक्सिस जो रिमेन रहे। तो इसको समझते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस कैसे आइडेंटिफाई करोगे और सब्सिडरी एक्सिस। जैसे कि मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल में ये ज़रूरी नहीं होता कि केवल एक ही एक्सिस हो, फर्दर मोर एक्सिस भी प्रेजेंट हो सकती है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जाम्पल ये इसको समझने के लिए सबसे सिंपल है, ये है बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन में क्या होगा, आप यहाँ सेंटर में से इसमें 6 एटम है, यहाँ पर ये होगी, तो यहाँ से मैंने सेंटर में से इसमें से एक्सिस निकाली है। ये क्या होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ तो 4 ही है लेकिन ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आप इसको एक्सिस निकाल रहे हो तो अराउंड इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितने एटम रोटेट हो रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है, तो वही उसके एन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कंसिडर नहीं करना है कि यहाँ तो C12 होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर C12 इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक यूनिट है। मैंने कहा था कि एक यूनिट माननी होती है जब वो सेम होते हैं मॉलिक्यूल, तो ये एक यूनिट है। तो यहाँ पर जब रोटेट करोगे तो ये CH अलग अलग नहीं है, ये सिंगल यूनिट है। तो सिंगल यूनिट मतलब ये एक यूनिट होगी, ये एक यूनिट, तो 6 एटम हो जाएगी टोटल इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगी C6। तो ये तो हुई प्रिंसिपल एक्सिस जो कि मैक्सिमम एटम से पास आउट है। अब नेक्स्ट होती है सब्सिडरी। सब्सिडरी मतलब इसके अलावा कोई एक्सिस में प्रेजेंट है तो वो सब्सिडरी एक्सिस होगी। ठीक है, तो सब्सिडरी एक्सिस में आपको ये फर्दर बनाते हैं। तो आपने यहाँ से क्या किया, यहाँ से एक्सिस पास की, यहाँ से पास की, ये हाइड्रोजन्स में जा रही है थोड़ी सी यहाँ से। तो यहाँ से आपने जैसे ही एक्सिस पास की तो ये क्या होगा, ये एक यूनिट हुई, तो ये सिंगल दोनों सेम यूनिट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आपस में एक्सचेंज होगी तो सिमेट्रिकल हुई। तो ये कंप्लीट 1 यूनिट है और ये भी कंप्लीट 1 यूनिट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, C2 अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एक C2 आपको यहाँ दिख रही होगी, एक C2 आपको इसके सेंटर में से दिखेगी। देखो मैं दिखाती हूँ, देखो एक C2 यहाँ पर दिखाई है मैंने, एक मैंने यहाँ पर बता दी कि ये भी क्या एक C2 एक्सिस है। यहाँ पर एक यहाँ से निकल जाएगी और फिर एक फर्दर एक्सिस निकलेगी ऐसे। तो ये भी बनाते हैं अपन। 2 C2 हमने यहाँ पर देख लिए, एक यहाँ से देख ली, एक यहाँ से, एक फर्दर यहाँ से निकलेगी ये वाली एक्सिस। ये भी C2 ही है, ये भी C2 इसमें प्रेजेंट है कि ये 1 यूनिट मानो इनको, और इधर वाले भी 1 यूनिट। तो टोटल 2 एटम कंप्लीट 2 यूनिट ही इस एक्सिस के दौरान रोटेट हो रही है। तो इट मीन्स ये C2 प्रेजेंट है। एक ये हो गई, एक और भी है, और प्रेजेंट है इसमें। हमें देखने का बस तरीका आना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए और एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए बस सिमेट्रिकली। अब हम यहाँ से भी पास कर सकते हैं, ऐसे ही हम यहाँ से भी पास कर पाएंगे और यहाँ से भी। ये तो गई थी 3 एटम के थ्रू, अब ये गई है एटम के बीच में से। ठीक है, इनके बीच में से गई है, तो ये भी क्या है C2 एक्सिस, ये भी C2 एक्सिस और ये भी C2 एक्सिस। तो कितनी C2 हुई, 6 C2। ठीक है, इसका भी हम तरीका दिखाएंगे। अभी तो हमने इतना समझा है कि अगर C6 प्रिंसिपल एक्सिस है तो जो मैक्सिमम एटम से गई है और जो रिमेन बची है वो सब्सिडरी एक्सिस होगी। और सब्सिडरी एक्सिस भी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है
प्रिंसिपल एक्सिस की n की वैल्यू के रेस्पेक्ट में। ये हम तरीका देखेंगे। ये तरीका है इसमें कि हमें बार बार इतना चेक ना करना पड़े, यानी कि मैंने अभी ये समझाया ना आपको कि C2 में एक भी मिल जाए ना मुझे C2, तो मैं डायरेक्ट 6C2 लिखूँगी। इसका तरीका भी मैं बता दूंगी कि 6C2 आपको ऐसे चेक नहीं करना पड़ेगा मॉलिक्यूल में, ठीक है, बार बार कि ये एक बार यहाँ लगाई फिर यहाँ फिर अप्लाई की यहाँ पर 6C2 डायरेक्ट लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अब बता रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने NC2 6C2 निकाली थी किसमें, बेंजीन में, अभी जस्ट निकाल के आए हैं। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन CN में नंबर ऑफ ऑपरेशन देखेंगे तो जितनी N की वैल्यू है वो नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो अब एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम यहाँ देख रहे हैं, अभी हमने एक्सिस ही डिफाइन किया है तो उसी में ऑपरेशन देखेंगे। तो अगर CN प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये बात की हमने प्रिंसिपल एक्सिस की, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस CN है तो उसमें या तो NC2 प्रेजेंट होगी या कोई C2 प्रेजेंट नहीं होगी, क्रॉस लगाया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंजीन में, कि बेंजीन में हमने प्रिंसिपल एक्सिस C6 देखी थी तो उसमें हमने NC2 भी देखी थी। अब वो अप्लाई नहीं, बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिखोगे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस C6 है तो अगर आपको उसमें C2 चेक करना है तो आप, अगर आपको एक भी C2 दिख रही है तो आप वहाँ डायरेक्ट लिखोगे 6C2, ठीक है, बार बार चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये तरीका आपको अप्लाई करना है। ये तो आया इसमें एक्सिस में कि C2 को कैसे चेक करोगे, जो ऑपरेशन है, और वैसे ऑपरेशन को हम CN में N से डिफाइन करते हैं। ये कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशन है, वाटर मॉलिक्यूल लिया हमने, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से C2 को अप्लाई किया, C2 को 1 टाइम ऑपरेट किया है, तो 1 टाइम अप्लाई किया, तो अप्लाई करने पर जो 1 की जगह है वो 2 आ जाएगा और 2 की जगह 1 चला जाएगा। फिर यहाँ पर C2 टू टाइम ऑपरेट किया, यानी दोबारा लगाया सेकंड टाइम, तो हमें ये आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी थी, N की वैल्यू यहाँ पर 2 ही है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 टाइम ऑपरेट किया है, ठीक है, C1 और C22, ठीक है। तो यहाँ पर N इक्वल टू 2 है तो 2 टाइम ऑपरेट किया, इट मीन्स इसमें एक्सिस यानी CN में N जितना होगा वही उसका ऑपरेशन हो जाएगा। तो अगर C3 है तो N की वैल्यू 3 हो जाएगी, C4 है तो 4 टाइम ऑपरेट करेंगे, यानी कि 4 बार ये एक्सिस अप्लाई करके देखेंगे। तो उसको कन्वीनियंट के लिए ये सिंपल सा तरीका है, डायरेक्ट इतना अप्लाई करेंगे। तो एक तरीका और है आपको जो ध्यान में रखना है कि जब भी आप एक्सिस की बात करें तो जो CN आ जाए तो वो क्या होगी, उसकी आइडेंटिटी होगी, जो खुद एक अलग क्लास लिए हुए हैं, ठीक है। आगे समझेंगे क्लास क्या है। तो ये एक ऑपरेशन है अलग, आइडेंटिटी, जो कि मॉलिक्यूल में एक्चुअल होती है। सभी की एक आइडेंटिटी होती है, वैसे ही जैसे ह्यूमन में भी होती है, सभी की एक आइडेंटिटी होती है, स्पेशल आइडेंटिटी, वैसे ही मॉलिक्यूल में भी अपनी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर CN की पावर N आ जाए, यानी CNN, तो वो उसके आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये C33 अप्लाई किए तो वो क्या है, उसके आइडेंटिटी के इक्वल है। जैसे C22 अप्लाई किया है 2 टाइम तो वो भी आइडेंटिटी के इक्वल है। क्यों, कैसे समझ रहे हैं अपन, यहाँ देखो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल आपने लिया तो उसको 1 टाइम ऑपरेट किया, C2 1 टाइम लगाई तो H1 की जगह H2 आया। अब हमने इसको 2 टाइम ऑपरेट किया यानी C22 यानी कि CNN, तो यहाँ हमें क्या मिली, आइडेंटिटी मिली, ठीक है। तो ये हुई इसकी, CN की पावर N आ जाए तो वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। तो हमें यहाँ पर एक्सिस के बारे में जितना समझना था नीडफुल, जो भी है एक्सिस के लिए इतना ही है। अब हम फर्दर प्लेन के बारे में, इन्वर्जन, सेंटर एंड इम्प्रॉपर एक्सिस, जो भी नीडफुल है अपने समझने के लिए, पॉइंट ग्रुप के लिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो अभी तक हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट भी काफ़ी अच्छा समझने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।